तो बच्चों आज हम बात करेंगे फल के प्रकार। हमने पहले बात की थी कि फल जो होता है उसका निर्माण कैसे होता है। तो बताया था मैंने कि निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है वो फल में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय वृत्ति फल वृत्ति का निर्माण करती है, ठीक है। और विभिन्न फलों में विभिन्न प्रकार की फल वृत्ति खाई जाती है। क्लियर। आज हम बात करते हैं फल के प्रकार, उत्पत्ति के आधार फल के प्रकार। उत्पत्ति का आधार फल के प्रकार जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सत्य फल, ट्रू फ्रूट्स कहते हैं इसको, और दूसरा होता है आपका वो होता है आभासी फल। कौन सा होता है? आभासी फल, या झूठा फल भी कहते हैं इसको, फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट्स, ठीक है। एक हमने पढ़ा था 11th क्लास में टाइप ऑफ फ्रूट्स, एस्परेंसील, स्परेंसील, सरफल, कंजोइंट, संयुक्त फल, कहते हैं ना, वो अलग चीज़ है। ये हम बात कर रहे हैं फल के निर्माण के आधार पर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सत्य फल और आभासी फल। सत्य फल वो फल होते हैं जिनका निर्माण अंडाशय से होता है, अर्थात निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में बदल जाता है, वो सारे फल सत्य फल कहलाते हैं। जैसे आम हुआ, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे फल भी होते हैं जिनमें खाया जाने वाला भाग अंडाशय वृत्ति नहीं होती, ठीक है। अर्थात ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय वृत्ति के अलावा पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है उन्हें हम बोलते हैं आभासी फल। ऐसे फल जिनमें किसी फल का निर्माण अन्य भाग अंडाशय का अतिरिक्त किसी अन्य भाग से होता है उसे हम बोलते हैं आभासी फल। जैसे एप्पल, हम लोग सेब खाते हैं तो सेब में जो खाने वाला भाग है वो है पुष्पासन। कौन सा है? पुष्पासन, थैलेमस कहते हैं। क्योंकि सेब जब खाते हैं सेब के अंदर जो बीच का भाग होता है, ये वाला भाग दिख रहा है आपको, अंदर वाला दिख रहा है ना, इस भाग को हम नहीं खाते, इसको हम फेंक देते हैं क्योंकि हार्ड होता है, क्रिस्टल होता है इसमें, तो हम फेंक देते हैं इसको, इसमें बीज होते हैं। तो सेब का जब हम काटते हैं तो ये अंदर वाला जो भाग होता है, एक्चुअली में ये सत्य फल ये है जो इसके अंदर है, लेकिन खाने वाला भाग कौन सा है? बाहर वाला। तो ये क्या है? पुष्पासन। तो सेब, नाशपाती, ये जो फल है ये कैसे हैं? आभासी फल हैं, फॉल्स फ्रूट होते हैं। सत्य फल वास्तविक फल नहीं है। इसके अलावा काजू, अखरोट, ये जो फल होते हैं ये भी कैसे होते हैं? आभासी फल होते हैं, वास्तविक फल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास फलों का प्रकार। अब हम बात करते हैं इससे आगे, सेकंड नंबर पे वो आता है जेमिनेशन ऑफ सीड। हमने सीड पढ़ा था पहले। सीड क्या होता है, सीड की संरचना कैसी होती है, एक बीजपत्री बीज, दो द्विबीजपत्री बीज हम लोगों ने पढ़े थे। आज हम बात कर रहे हैं कि सीड जो होता है उसका अंकुरण कैसे होता है, ठीक है। तो बच्चों आप लोग सब जानते हो बीज जो है वो कृषि का आधार है। बीज क्या है? कृषि का आधार है, क्योंकि जितनी भी हम कृषि करते हैं, फसल बोते हैं, खेतों के अंदर क्रॉप्स हम यूज करते हैं, पैदा करते हैं, उन सब के लिए बीज आवश्यक होता है। अगर हमारे पास बीज हेल्थी है तो अच्छी कृषि होगी। बीज अगर हमारे पास कमज़ोर है, वीक है, अच्छा नहीं है, रोगग्रस्त है, तो हमारे पास क्या होगा? उत्पादन कम हो जाएगा। तो हमारे पास कृषि का मुख्य आधार क्या है? बीज, जिससे पादप का निर्माण होता है। और पादप इस पृथ्वी पे एकमात्र उत्पादक हैं जिससे संपूर्ण विश्व का भरण पोषण होता है। क्लियर। तो बीजों का अंकुरण जो होता है उसके आधार पर हम बात करेंगे। यहाँ पर बीजों का जो अंकुरण होगा वो 3 प्रकार से होता है, ठीक है, जिसमें से 2 कॉमन प्रकार हैं, एपीजियल और हाइपोजियल। ये विशिष्ट प्रकार है तीसरा, इसे बोलते हैं सजीव प्रजग या विविपैरस। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एपीजियल प्रकार का, अधिभूमिक, अधोभूमिक, हिंदी नाम है इनके, अधिभूमिक और अधोभूमिक। तो पहला जो होता है ये कौन सा है बच्चों? एपीजियल प्रकार का सीड जेमिनेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रकार के बीज अंकुरण में बीज पत्र मिट्टी से बाहर निकल आते हैं। बीज पत्र क्या होते हैं? मिट्टी से बाहर निकल आते हैं। आपने ऐसा देखा होगा, आपने इमली का बीज देखा होगा। इमली का बीज मिट्टी में बोते हैं तो इमली के जब पौधा बीज उगता है बाहर तो बीज के साथ ऊपर पत्ते लगी होती है, नीचे से 2 बीज पत्ते लगे होते हैं उसमें। ऐसे नीम में देखा होगा, नीम तो कॉमन रूप से मिलता है अपने बरसात दिनों में। नीम के बीज उगते हैं, निमोली जिसे हम कहते हैं, वो उगाती है और उनके क्या लगे होते हैं? बीज पत्ते लगे होते हैं। कपास में होता है।
तो हमारे पास जो पौधे होते हैं उनके अंदर यदि बीज पत्र मिट्टी से बाहर आ जाए और उस सीडलिंग को पोषण प्रदान करें तो वो तो कहलाएगा आपका एपीजियल प्रकार का वर्णन। तो मैंने यहाँ लिखा है इसमें हाइपोकोटाइल ग्रोथ करता है। तो आपको याद रहो बच्चों, मैंने बताया था कि ये भ्रूण अक्ष है और ये क्या है मेरे पास बीज पत्र ऐसे लगे हुए हैं। ये 2 बीज पत्र हैं मेरे पास, ये भ्रूण अक्ष है, बीच में भ्रूण अक्ष है, ये उंगलियां मेरी बीज पत्र है। तो इसके ऊपर वाला भाग कौन सा है? एपिकोटाइल। नीचे वाला भाग कौन सा है? हाइपोकोटाइल। राइट था। तो अगर ये भाग वृद्धि करेगा नीचे वाला तो बीज पत्र कहाँ जाएंगे? मिट्टी से ऊपर जाएंगे। ये मिट्टी की सरफेस है, ये नीचे है, तो क्या हुआ? हम मिट्टी में बीज बोए हमने, तो क्या हुआ? ये बाहर आ जाएंगे बीज पत्र। तो बीज पत्र कैसे होंगे? ऐसे होंगे, मिट्टी से बाहर आ गए। और अगर ये वाला भाग ग्रोथ करेगा तो ये वाला भाग ही बाहर आएगा, बीज पत्र कहाँ रहेंगे? मिट्टी के अंदर। तो बीज पत्रों का मिट्टी से बाहर आना, भूमि सतह पे आना, और बीज पत्रों का मिट्टी के अंदर रह जाना, इसके आधार पर बीजों को 2 भागों में बांटा गया है अंकुरण को। पहला होता है एपीजियल, हाइपोकोटाइल ग्रोथ करेगा। इसमें देखो डायग्राम में, बच्चों ये डायग्राम बनाया मैंने, यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास क्या है? मृदा की सतह है, ये मेरे पास बीज, मैंने मिट्टी को बोया इसको। तो इसमें क्या हुआ? ये दोनों बीज पत्र बाहर आ गए। ये क्या है? बीज पत्र। क्या है ये? बीज पत्र मिट्टी से बाहर आ गए। ये पौधा है। तो इसमें वृद्धि किसने की? इस वाले भाग ने। ये वाला भाग क्या कहलाएगा आपका? ये वाला भाग कहलाएगा बच्चों हाइपोकोटाइल। क्या कहलाएगा? हाइपोकोटाइल कहलाएगा। ठीक है। और ये वाला भाग क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका एपिकोटाइल। तो वृद्धि किसकी हो रही है? एपिकोटाइल तुलना में हाइपोकोटाइल भाग की वृद्धि अधिक होती है, जिसके कारण बीज पत्र बाहर आ जाते हैं। ऐसा किस पौधे में होता है? कपास में होता है, पपाया में होता है, कैस्टर में होता है, नीम में होता है। नीम के बीज आप बोके देखो मिट्टी के अंदर, पता चल जाएगा। दूसरा बात करते हैं हाइपोजियल। इस प्रकार के अंकुरण में बीज पत्र भूमि के अंदर रहते हैं, केवल प्रांकुरी बाहर आता है। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा होगा आपने, आम हम गुठली खाते हैं, आम खाने में गुठली को मिट्टी में लगा देते हैं हम लोग, तो क्या होता है? आम का पौधा उगता है। तो क्या बीज पत्र बाहर आते हैं? नहीं आते, केवल पौधा बाहर आता है। आम का पौधा है, ऐसे चने का पौधा है, मूंगफली है, आपका कोकोनट है, ये सारे जितने भी हमारे पास एग्जाम्पल हैं, ये सब क्या हैं? इन सब के अंदर बीज पत्र क्या होता है? मिट्टी के अंदर ही रहता है। क्यों? क्योंकि इनमें एपिकोटाइल भाग, ये वाला भाग वृद्धि करता है, ये वाला भाग वृद्धि बहुत कम करता है। तो देखिए यहाँ पे इस वाले भाग ने वृद्धि कम की, बीज पत्र का है नीचे रह गए। इस वाले भाग ने वृद्धि की तो बीज पत्र क्या हो गए? अंदर रह गए। ऊपर वाला भाग प्रो केवल ऊपर आ गया, तो ये कौन सा आ गया? प्रो। तो यहाँ पे क्या होगा? एपिकोटाइल ग्रोथ ज़्यादा करता है। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एपीजियल में हाइपोटाइल ग्रोथ क्या होती है? मैक्सिमम होती है। इसमें एपिकोटाइल लगा तो मैक्सिमम होती है। क्लियर? ये दोनों में डिफरेंस है। समझ आ गया? तो सामान्यतः हमारे पास ये होता है। एक जो होता है तीसरे प्रकार का, उसे बोलते हैं सजीव प्रजक। क्या बोलते हैं? सजीव प्रजक। याद करो, मनुष्य कैसा है? सजीव प्रजक, विविपेरस एनिमल है। हम विविपेरस जंतु पढ़ते हैं तो क्या विविपेरस, विविपेरस अंडे देने वाले, बच्चे पैदा करने वाले। तो यहाँ भी कौन सा है? ये सजीव प्रजक है। ये स्पेशल प्रकार का बीज का अंकुरण है जो मैंग्रोव वनस्पति में पाया जाता है, दलदली पौधों में पाया जाता है। ठीक है। इस प्रकार के अंकुरण में बीज फल के अंदर ही अंकुरित हो जाता है। ठीक है। मैं ऐसे कहूँ तो कि ऐसे बीज जिनका, ऐसे पादप जिनमें बीज का अंकुरण फल के अंदर ही हो जाता है, सजीव प्रजक कहलाते हैं। और ये अंकुरित बीज ही जमीन पे गिरते हैं नीचे और नए पादप का निर्माण करते हैं। अब बात आती है कि सर आपने कह तो दिया ये उगाते हैं, फल के अंदर बन जाते हैं, तो फल के अंदर बनते क्यों हैं? ऐसा क्या जरूरत पड़ी इसको बनाने की? तो रीजन है। तो बच्चों आप सबको पता है कि मैंग्रोव वनस्पति कहाँ मिलती है? दलदली क्षेत्रों में मिलती है।
और दलदल में किसी कमी होती है, हमेशा ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होगा, जर्मिनेशन नहीं होता है। इसलिए अगर बीज मिट्टी में गिरेगा, भूमि में गिरेगा, तो वो अंकुरित नहीं होता है। तो इन पौधों ने अपने लिए अनुकूलन बना लिया। अनुकूलन क्या किया कि बीज को ही अंकुरित करके हम मिट्टी में डालें ताकि पौधा बन जाए। लेकिन अगर बीज बिना अंकुर डल जाएगा मिट्टी में तो वो अंकुरित नहीं होता है। तो ये कंडीशन पाई जाती है मैंग्रोव वनस्पति के अंदर। क्लियर है? तो ये देखो, इसमें पहले वाले में क्या है, बीजपत्र बाहर है तो एपिजियल हो गया, दूसरे वाले में बीजपत्र अंदर है तो हाइपोजियल हो गया। इसमें हाइपोटोटल वृद्धि हुई, इसमें एपिकोटल वृद्धि हुई, और बचा हमारे पास कौन सा, तीसरा ये कौन सा हुआ, वीवी पैरस। कौन सा हुआ, वीवी पैरस टाइप का हुआ। इसमें अंकुरित बीज है, अंकुरित होने के बाद भूमि में गिरेगा। क्लियर? ये 3 प्रकार के हमारे पास बीजों के अंकुरण हुए आते हैं। अब हम बात करते हैं आगे, एक जो आपका लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, वो है सीड डोरमेंसी। एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कुछ पॉइंट इसके बारे में। इसे हम बोलते हैं बीज प्रसुप्ता। क्या बोलते हैं, बीज प्रसुप्ता, सीड डोरमेंसी या बीज प्रसुप्ता। अब प्रसुप्ता होती क्या है, बहुत सिंपल सी कहानी है। बीज के परिपक्व होने से लेकर बीज के अंकुरण होने तक का जो टाइम पीरियड होता है वो डोरमेंसी कहलाती है, प्रसुप्ता कहलाती है। अब ऐसा क्यों? मान लीजिए आप एक आम खा रहे हो, आम खाने के बाद उसकी गुठली को आपने मिट्टी में दबा दिया। आज मैंने अभी आम खाया और उस गुठली को अभी दबा दिया मिट्टी के अंदर, तो क्या उससे नया पौधा उगेगा? बताओ प्रत्येक सर, उगेगा? नहीं उगेगा। क्यों नहीं उगेगा? उससे नया पौधा नहीं बनेगा, क्योंकि उसके अंदर जो भ्रूण है वो भ्रूण पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं है। लेकिन अगर उसी बीज को मैं कुछ दिनों धूप में सुखाने के बाद अगर मैं मिट्टी में ग्रो करता हूँ तो उससे नया पौधा बन जाएगा। तो बीज के परिपक्व होने से लेकर बीज के अंकुरण तक का जो समय होता है उसे हम बोलते हैं प्रसुप्ता या डोरमेंसी। द टाइम पीरियड बिटवीन द मैच्योरेशन एंड जर्मिनेशन ऑफ द सीड एक कहलाता है आपका बीज प्रसुप्ता। अब प्रसुप्ता हमारे लिए अच्छी है बुरी है, ये बात करें तो प्रसुप्ता हमारे लिए अच्छी होती है, क्योंकि अगर बीजों में डोरमेंसी नहीं होती तो बीजों को हम घर में इकट्ठा नहीं कर सकते थे। आपने घर में किचन के अंदर दालें रखी होती हैं, चने रखे हैं, साबुत मूंग रखे हैं, उड़द रखे हैं, घर में गेहूं का स्टोर होता है। अगर इनमें डोरमेंसी नहीं होती तो क्या आप एक टैंकी में, टैंक जो है उसमें डब्बे में चने रख पाते? नहीं रख पाते। तो बीजों का स्टोरेज करने के लिए बीजों में डोरमेंसी होना आवश्यक है, लाभदायक है। इसी कारण से हम लोग बीजों को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। ठीक है? अब बात ये आती है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी पौधे को। जब बीज फल परिपक्व होता है, फल में बीज परिपक्व होता है, बन जाता है बीज, तो फल के अंदर जब बीज होता है तो उसमें जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, बीज होता है, उसके अंदर एम्ब्रियो भी और बीज भी दोनों ही बात कर रहा हूँ, उनके अंदर वाटर क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जल की मात्रा ज़्यादा होती है। जब फल से बीज बाहर निकल जाता है तो वो सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट में सूख जाता है, इसलिए उसमें क्या होती है, वाटर क्वांटिटी कम हो जाती है। सामान्यतः एक ड्राई सीड में जल की मात्रा जो होती है, आर्द्रता होती है, वो 2 से 5% हो सकती है। तो जल की मात्रा को कम कर बीज अपने अंदर अंकुरण की क्षमता को विकसित करता है। इसलिए गीला बीज होता है वो अंकुरित नहीं होता। बीज सूखने के बाद जो दोबारा पानी में डाला जाता है, मिट्टी में डाला जाता है, तो वो अंकुरित हो जाता है। ठीक है? ड्राई होने के बाद तो अपने अंदर अंकुरण की क्षमता को विकसित करने की जो टाइम पीरियड चाहिए होता है वो डोरमेंसी पीरियड होता है। उस पीरियड में अगर आप सब कुछ अनुकूल परिस्थिति दे भी दें बीज को तो भी वो अंकुरित नहीं होता। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जो प्रसुप्ता उत्पन्न होती है, उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं नेचुरली, क्या क्या कारण हो सकते हैं प्राकृतिक रूप से। तो मैं बहुत सारे कारण हैं, पर मैं 3 बड़े मुख्य कारण हैं जो आपकी बुक में मेंशन है, मैं उनकी बात करता हूँ। पहला आता है इम्पर्मेबिलिटी ऑफ द सीड कोट।
बीज चोल की अपारगम्यता, ऐसे बोलते हैं हम लोग, बीज चोल का अपारगम्य होना, अपारगम्य होना। जैसे मैं बताता हूँ आपको, कुछ पौधे के जो बीज होते हैं वो थिक होते हैं, मोटे होते हैं, इनका बीज मोटा होता है, हार्ड होता है। तो उनमें क्या होता है बच्चों, उनके अंदर ऑक्सीजन और जल का प्रवाह नहीं होता, जिसके कारण से उनमें अंकुरण नहीं होता। तो बीज अंकुरण के लिए जल और ऑक्सीजन क्या है, आवश्यक होती है। तो जब तक बीज के अंदर जो भ्रूण है उसके अंदर जो सीड कोट से अगर जल और ऑक्सीजन प्रवेश नहीं करेगी तो मेटाबॉलिक क्रिया होंगी नहीं, उपज क्रियाएं नहीं होंगी, तो क्या होगा, अंकुरण नहीं होगा। तो ऐसे बीज जिनके ऊपर कठोर आवरण पाया जाता है वो अंकुरित सामान्य रूप से नहीं होते हैं। जैसे लेग्यूम्स के बीज की मैं बात करूं, बहुत सारे लेग्यूम्स प्लांट्स और उनके अंदर हार्ड सीड कोट पाया जाता है। चीकू आप जानते हो, खाया है, चीकू बीज निकलते हैं ब्लैक रंग के। अगर उन बीजों को मिट्टी में बो दूँ तो उगते ही नहीं है, लेकिन अगर उन बीजों को मैं घिस के मिट्टी में बोऊँ तो वो उगाते हैं। क्यों, हार्ड कवरिंग के कारण से। तो बहुत सारे बीज ऐसे इनकी कवरिंग हार्ड होती है, ठीक है, और जिनमें अंकुरण में बहुत ज़्यादा समय लगता है या नहीं होता। दूसरा होता है हमारे पास डोरमेंट एम्ब्रियो, प्रसुप्त भ्रूण। कई बार बीज बनता है, बीज हमें दिखाई देता है बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन उसके अंदर भ्रूण का विकास पूर्ण रूप से नहीं होता, ठीक है। बीज बन गया, बीज में भ्रूण भी है, लेकिन भ्रूण पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ, या किसी भी कारण से भ्रूण जो है उसमें डोमेंसी आ गई तो भी अंकुरण नहीं होता। ये भी डोमेंसी का बड़ा कारण है एक, ठीक है। तीसरा होता है जेमिनेशन इनहिबिटर, ठीक है, अंकुरण अवरोधक कहते हैं इनको। क्या बोलते हैं हम लोग, अंकुरण अवरोधक। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारे फल ऐसे होते हैं जिनकी पल्प में, गूदा जो होता है फलों का, उसके अंदर ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जिनके कारण वो बीज के अंकुरण का अवरोध कर देते हैं, अर्थात बीजों का अंकुरण नहीं होता। ऐसे रसायनों को बोलते हैं अंकुरण अवरोधक। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है टमाटर। टमाटर के अंदर जो बीज होते हैं, टमाटर के रस में एक फेरुलिक एसिड नाम की पदार्थ पाया जाता है। कौन सा, फेरुलिक एसिड। और ये फेरुलिक एसिड जो होता है वो टमाटर के बीजों का अंकुरण को रोक देता है। इसलिए यदि हमारे पास टमाटर है, उसको सूखे टमाटर के बीजों को मैं निकाल मिट्टी में घेर दूँ, ऐसे फैला दूँ, तो वो अंकुरित नहीं होते हैं। तो क्या होता है, टमाटर बीजों को पहले वॉश किया जाता है अच्छी तरह से, उसके बाद उसको मिट्टी में डाला जाता है, तब जाके वो अंकुरित होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो अंकुरण को रोक देते हैं उन्हें बोलते हैं जेमिनेशन इनहिबिटर्स। क्लियर। अब बात होती है कि अगर इन पौधों में इन प्रकार से डोमेंसी होती है तो हम डोमेंसी को दूर कैसे करें। अगर मान लीजिए कोई बीज मुझे आवश्यक है और बीज का अंकुरण कराना है तो मैं कैसे करूँ, तो इन्हें बोलते हैं मेथड टू ओवरकम, मतलब पशुता को दूर करने के उपाय। हम डोमेंसी को कैसे हटाएं। तो डोमेंसी हटाने के बहुत सारे तरीके हैं बच्चों, लेकिन हम यहाँ बाद में तीन ही मुख्य बात करेंगे। पहला आता है स्कैरिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन का मतलब होता है बच्चों खुरचना। खुरचना, खुरचना मतलब कि जो भी मेरे पास बीज है, बड़ा बीज है, हार्ड सरफेस है, तो मैं उसको लेकर रगड़ दूँ ऐसे। जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया चीकू का बीज। चीकू का बीज है तो आपने इसको लिया और लेके क्या मिट्टी में किसी ठोस सतह में रगड़ देंगे तो क्या होगा, उसका सीड कोट क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो पानी ऑक्सीजन क्या होगी, स्पेस कर जाएगी, इससे क्या होगा, उसका अंकुरण हो जाएगा। तो जितने भी ऐसे सीड है, हार्ड कवरिंग वाले जो सीड होते हैं, उनको हम सीड कोट को तोड़कर, ब्रोकिंग मैंने कहा ना, बाय ब्रोकन, सीड कोट को हम तोड़ दें किसी भी कारण से, अर्थात सीड कोट को हटाकर हम उसको परमेबल बना दें ताकि उसमें ऑक्सीजन और पानी जा सके, तो उस सीड का अंकुरण हो जाएगा। तो पहला प्रोसेस होता है आपका स्कैरिफिकेशन,
दूसरा हमारे पास आता है, इसका नाम होता है स्ट्रैटिफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है, इस प्रक्रिया में बीज को लो टेम्परेचर पर ऑक्सीजन और वाटर साथ में रखा जाता है। ठीक है, प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन होगी, प्रॉपर रूप से वाटर होगा और टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो भी क्या होता है, उस बीज के अंदर जर्मिनेशन क्षमता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो इसी टेम्परेचर इफेक्ट करता है, इसका टेम्परेचर द्वारा हम क्या करते हैं, सीड का जर्मिनेशन कर लेते हैं। तो इसे बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। क्लियर। तीसरा होता है लाइट रिक्वायरमेंट, प्रकाश। प्रकाश के कारण बीजों का अंकुरण प्रभावित होता है, डोर्मेंस प्रभावित होती है। कुछ बीज प्रकाश की उपस्थिति में अंकुरण करते हैं, कुछ बीज प्रकाश की अनुपस्थिति में अंकुरण करते हैं। तो ऐसे बीज जिनका अंकुरण, ठीक है, मान लो वो प्रकाश नहीं मिलेगा, डोर्मेंट रहेंगे, तो जिनका अंकुरण होता है उसके लिए प्रकाश आवश्यक होता है। अर्थात ऐसे भी जिनका अंकुरण प्रकाश द्वारा प्रभावित होता है उन्हें बोलते हैं फोटोब्लास्टिक सीड। क्या बोलते हैं, फोटोब्लास्टिक, प्रकाश सक्रिय बीज। और जिनके अंकुरण के लिए प्रकाश का कोई महत्व नहीं होता, प्रकाश आवश्यक नहीं होता है, वो कहलाते हैं आपके नॉन फोटोब्लास्टिक। अर्थात हमने बीजों दो भागों में बांट दिया, एक जिनमें प्रकाश की उपस्थिति या अनुपस्थिति इफेक्ट करती है अंकुरण के लिए, और एक जिसमें प्रकाश का फर्क नहीं पड़ता, न्यूट्रल होता है। दो कंडीशन हो गई। जिनमें फर्क पड़ता है वो कौन से प्रकाश है हमारे पास, फोटोब्लास्टिक, प्रकाश प्रिय। और जिनमें नहीं फर्क पड़ता उन्हें बोलते हैं नॉन फोटोब्लास्टिक सीड। क्लियर है। अब हम बात करते हैं फोटोब्लास्टिक वाली की। फोटोब्लास्टिक जो सीड होते हैं इनको फिर दो भागों में बांटा जाता है, पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक और नेगेटिव फोटोब्लास्टिक। इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक मतलब जिनके अंकुरण के लिए लाइट आवश्यक होती है, अर्थात वे बीज जो प्रकाश की उपस्थिति में ही अंकुरण करते हैं, वे बीज जो प्रकाश की उपस्थिति में ही अंकुरण करते हैं उन्हें बोलते हैं फोटोब्लास्टिक सीड। जैसे एग्जांपल दे तो कैप्सुला होता है, इसका एग्जांपल है। और वे बीज जो प्रकाश की अनुपस्थिति में अंकुरण करते हैं, ठीक है, प्रकाश की अनुपस्थिति है, प्रकाश मिलने नहीं मिलने फर्क नहीं पड़ रहा, प्रकाश की अनुपस्थिति में, प्रकाश नहीं मिलना चाहिए, अंधकार चाहिए। अर्थात वे बीज जो प्रकाश की अनुपस्थिति में अंधकार में क्या करते हैं, अंकुरण करते हैं, जर्मिनेट होते हैं, वो कहलाते हैं आपके नेगेटिव फोटोप्लास्टिक। तो दो हो गए हमारे पास, पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक और नेगेटिव फोटोप्लास्टिक। नेगेटिव फोटोप्लास्टिक में एग्जाम्पल आता है कौन सा, नाइजिला। क्लियर है। तो ये तो हुआ हमारे पास एक चीज जो बीजों की प्रकाश की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर है। अब हम बात करते हैं कि जो फोटोप्लास्टिक सीड होते हैं, कौन से फोटोप्लास्टिक सीड, उनमें भी प्रकाश की कौन सी वेवलेंथ अंकुरण उत्तरदायी है, इसके बारे में डिटेल अध्ययन हम करते हैं, डिटेल जानकारी लेते हैं। कहाँ पर हम पढ़ते हैं, जब प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स उसमें हम पढ़ते हैं, पौधा वृद्धि के अंदर पढ़ते हैं, वहाँ आएगा। तो फिलहाल मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। तो हमारे पास हाँ दो तरह के हमारे पास जो पिगमेंट होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं, यहाँ पे वर्णक उत्तरदायी होते हैं, फाइटोक्रोम रेड और फाइटोक्रोम फार रेड। अर्थात हमारे पास फाइटोक्रोम जो लाल रंग की रेड को महसूस करते हैं, रेड लाइन को, उसे बोलते हैं AR, फाइटोक्रोम रेड, PR शो करते हैं। और जो हमारे पास इंफ्रारेड को करते हैं, मतलब फार रेड को करते हैं, अवरक्त लाल होते हैं, फार रेड को करते हैं, उन्हें बोलते हैं PFR। ठीक है, PR फाइटोक्रोम रेड, PFR फाइटोक्रोम फार रेड, ये दोनों आपस में इंटरकन्वर्जन करते हैं, अंतः परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपको ध्यान रखनी है कि जो PR होता है वो अंकुरण के लिए उत्तरदायी होता है और जो PFR होता है वो अंकुरण का अवरोधन करता है। ठीक है, तो यदि किसी बीज को रेड लाइट दी जाती है तो उसमें अंकुरण होगा या नहीं होगा, तो उसमें अंकुरण होगा, क्योंकि PR जो है वो लाइट
अंकुरण की उत्तरदायी है। हमने इस सीड को आर दिया, जर्मिनेशन हुआ, हमने इसको फार रेड PFR दिया, अंकुरण नहीं हुआ। ठीक है, अब हमने वापस सीड लिया, उसको आर दिया पहले, आर देने के बाद तुरंत बाद दे दिया हमने फार रेड दे दिया, तो लास्ट में क्या आया मेरे पास FR, फार रेड आया, तो क्या अंकुरण होगा? नहीं होगा। लेकिन अब अगला एग्जाम्पल देखिए, सीड लिया, पहले रेड दिया, फिर फार रेड दिया, फिर वापस से रेड दिया, तो अंकुरण होगा नहीं होगा? अंकुरण होगा। तो आपको एक सिंपल सी याद रखने की बात रखनी है, अगर लास्ट में आर है तो अंकुरण होगा, लास्ट में FR है तो अंकुरण नहीं होगा। क्यों? FR होता है वो अंकुरण का अवरोधन करता है, जर्मिनेशन रोक देता है, R जो होता है वो अंकुरण को प्रेरित करता है। तो R तो इंड्यूसर है, FR इनहिबिटर है। तो जहाँ R होगा वहाँ अंकुरण होगा, जहाँ PFR होगा वहाँ अंकुरण नहीं होगा। क्लियर है? तो ये आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ। आपकी बुक में, NCERT बुक में लास्ट में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं आपके डोमेंसी के बाद में, जैसे कुछ विशिष्ट प्रकार के परागकण जो फॉसिल परागकण हैं वो मिले हैं हमें, खजूर के मिले हैं, डैश सागर के अंदर ल्यूपिन्स के मिले हैं, उनके बीजों को अंकुरण कर नए पौधे बनाए जा रहे हैं। तो उनके बारे में जो जानकारी है वो मैं आपको PDF के अंदर आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर। तो कुछ मुख्य इंपोर्टेंट्स बिंदु जो हैं उनके वो, बाकी ये चैप्टर जो है आपका ये कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास पहली जो यूनिट है आपकी 12th क्लास की, इसमें 2 चैप्टर थे। पहला चैप्टर कौन सा? रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन, और दूसरा चैप्टर था आपका आवर्तबीजी पादपों में जनन। दोनों आपके पूरे हो गए। आपको इसमें जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहे हो, इस जगह की प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पर भेज सकते हो। ठीक है, मैं आपको उनको क्वेश्चन को सोल्व कर दूंगा। ओके।